मंचासीन उच्च शिक्षा की राज्य आदरणीय रजनी तिवारी जी, मंच पर मौजूद प्रभारी मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी का, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी का, और सबसे बड़ा अभिनंदन नेतृत्व का और पूज्य महाराज जी का कि हमारे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से साकेत मिश्रा जी को लोकसभा का उम्मीदवार बना करके बलरामपुर और श्रावस्ती के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। पूज्य महाराज जी, यह बलरामपुर की धरती, जिस धरती ने दो भारत रत्न इस देश को देने का काम किया, राजऋषि नानाजी देशमुख, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये धरती रही है। लेकिन आजादी के इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद बलरामपुर की धरती पर कोई परिवर्तन नहीं आया। जब 2017 में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो तथ्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर की धरती पर मेडिकल कॉलेज देने का काम पूज्य महाराज जी आपने किया। जो सपना था हमारे महापुरुषों का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, उसको चित्रांकित करने का काम पूज्य महाराज जी आपने किया। क्योंकि नानाजी देशमुख की तपोभूमि इबिलिया कोड़र में थारू जनजात के नाम पर वहां थारू संग्रहालय बनवा करके हमारे वंचित समाज के लोगों के इतिहास को सजोने का काम आपने किया। यह बलरामपुर की धरती जिस तरह से विकास की बात जोड़ रही थी, पूज्य महाराज जी जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, उसी तरह से बलरामपुर और आसपास के लोग मां पाटेश्वरी के विश्वविद्यालय के शिलान्यास की बात जोड़ रहे थे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इन शब्दों से महाराज जी का मैं स्वागत करूं। आज बलरामपुर जनपद एक विकसित बलरामपुर की तरफ चल चुका है। सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से फुलवरिया बाईपास पर, रेलवे पर बाईपास का निर्माण करा करके महाराज जी ने बलरामपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूज्य महाराज जी ने बलरामपुर में 516 करोड़ रुपए की रिंग रोड की सौगात दे करके जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों को मिलने वाली उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। पूज्य महाराज जी को पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। शीर्ष नेतृत्व का वंदन करता हूँ कि आज रामलला के मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी पूज्य नृपेंद्र मिश्रा को सौंपा गया और उनके बेटे साकेत मिश्रा जी को बलरामपुर और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना करके बलरामपुर वासियों का दिल जीतने का काम किया। मैं इतना ही कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आओ फिर प्यार की तस्वीर बना दी जाए, आग नफरत की मोहब्बत से बुझा दी जाए, अपने ही घर को जो जलाने की खाए है कसम, ऐसे गद्दारों को इसी 2024 में कमल की बटन दबा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी और साकेत मिश्रा के हाथों को मजबूत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके स्वागत कथन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय श्री साकेत मिश्रा जी से कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, आज जो आपने किया है और पिछले 10 साल से जो आप बलरामपुर के लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय प्रभारी मंत्री अग्रवाल जी, माननीय राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश भाई और अन्य हमारे साथी, भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति में माँ का बहुत बड़ा दर्जा होता है, पिता से भी बड़ा माना जाता है, माता पिता बोलते हैं। रामायण में जब
मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे नाना स्वयं लखनऊ के रास्ते पे हार्ट अटैक के बाद फकरपुर के पास उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि रोड खराब थी, हॉस्पिटल नहीं थे यहाँ पे। आज क्या हो रहा है? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और विकास के ऊपर पूरी तरह से निगरानी और फोकस रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम हो रहा है, हम लोग के पूरे प्रदेश का और खासकर आकांक्षी जिले बलरामपुर और श्रावस्ती का कायाकल्प हो रहा है। आज हमारे पास रोडें, जहां रोड नहीं होती थी, आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाया जा रहा है। हम लोग को अब रोड पे चलने में कोई मुश्किल नहीं होती। लोग निकलते हैं कि आज जा करके लखनऊ में जू देख करके आ जाएंगे बच्चों को दिखा करके, चाहे वो फुलवरिया बाईपास हो या खुर्शीद नाला की रोड हो। लगातार हमारी रोडों में सुधार आ रहा है। और रोड तो छोड़िए, 10 दिन अभी हाल में ही अब हवाई जहाज भी आने लगा है श्रावस्ती। और केवल श्रावस्ती नहीं, आप लोग खुश होंगे कि उसमें करीब कुछ भाग अब बलरामपुर का भी जुड़ रहा है। तो पूरी समझिए श्रावस्ती लोकसभा, बलरामपुर श्रावस्ती दोनों का हवाई अड्डा बन गया है। कल्पना कीजिए कि 15 साल पहले आप सोच भी सकते थे कि यहाँ पे हवाई जहाज उतरेगा? गाड़ी नहीं चल पाती थी, हवाई जहाज कहाँ चलेगा? ऐसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, लखनऊ को छोड़िए, मेडिकल कॉलेज करीब करीब तैयार हो गया बलरामपुर में। वो पीएचसी और सीएचसी जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं दिखता था, कई बार भैंस पाई जाती थी, वहाँ पे डॉक्टर पहुँचते हैं। अत्याधुनिक वहाँ पे जो जो जरूरत होती है, सब चीजों की जरूरत है वहाँ पे। शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, आज जहां जहां स्कूल नहीं थे, जहां जहां दूर स्कूल थे, जिन बच्चों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था, आज वो बच्चे स्मार्ट क्लास लेते हैं, कंप्यूटर देखते हैं और वो जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे गरीब बच्चों को केवल दूरी का खामियाजा नहीं देना पड़ रहा है। उनको पता है कि दुनिया में क्या है। उनको पता है कि जो बच्चा जो बंबई में सीखता है, वही वो यहाँ स्मार्ट क्लास में सीख सकता है। और 70 साल से यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी थी विश्वविद्यालय की, तो वो भी महाराज जी ने दे दी है और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका फिर से। ये एक समझिए शिक्षा व्यवस्था में एक पूरक की तरह है और पूरे मंडल में इसका फायदा होगा। और ये आप लोग समझ लें कि जो ये काम हो रहा है लगातार, ये काम करने के लिए एक समन्वय की जरूरत होती है। जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद दूंगा, प्रशासन लखनऊ को भी दूंगा। और अच्छी बात यह है कि हम लोग सब लोग जो छोटे से गिलहरी की तरह, राम की सेना की तरह थोड़ा सा काम करके हम लोग भी जो जो आप लोग के लिए आ रही चीजें उसमें भागीदार बन रहे हैं, बेहतर बलरामपुर, बेहतर श्रावस्ती बनाने में मदद कर रहे हैं। कोविड जब आया था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता अन्य पार्टियों के भाग गए थे। उसी कोविड के दौरान हम लोग ने भंगा में, श्रावस्ती में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, किसी से मदद नहीं मांगी। बलरामपुर में महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई, भागे नहीं, उस अवसर को इस्तेमाल किया कि हम लोग की स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से आधुनिक हो सकती हैं, जिससे लोगों को उपचार का मौका यहीं पे मिल जाए। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक जो जंजीर हम लोग के ऊपर एक बेड़ी सी बन गई थी कि धीरे 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 विकास होता रहेगा, उसको बढ़ता जाए। आकांक्षी जिले बना करके एक तीव्रता लाई गई है। भाइयों बहनों, आपका उम्मीदवार हूं, इस नाते से मैं एक दो अपनी प्राथमिकता भी बता दूं। हमारे क्षेत्र में हुनर की कमी नहीं है। हमारे ही लोग जाकर के बंबई में उद्योग चलाते हैं, हमारे ही लोग जाकर के पंजाब में खेती करते हैं, हमारे ही लोग गुजरात में जाकर के अपने नए नए उद्योग बनाते हैं। अवसर की कमी थी क्योंकि लोग जब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं आए थे चीफ मुख्यमंत्री बन करके, पूर्वांचल में कहते थे ये तो पिछड़ा इलाका, इसको छोड़ दो, कोई सोचता ही नहीं था। आज मिल करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी दो प्राथमिकताएं केवल होंगी। एक है शिक्षा, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे
तो यहाँ के लोग को नौकरी के लायक हो जाएंगे। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो माननीय मोदी जी ने भी कहा था, और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ अच्छी हो जाएगी तो यहाँ पे लोगों को आने में भी आकर्षित किया जा सकता है। बाकी काम आपने देखा होगा, इन्वेस्टर समिट होता है उत्तर प्रदेश का, करोड़ों हजारों करोड़ लोग का निवेश यहाँ पे बातचीत चलती है। और पहले होता था निवेश कहाँ होता था, नोएडा हो गया, बहुत ज्यादा धक्का दिया तो आगरा तक पहुंच गया, उसके बाद निवेश बंद। आज हर जिले में निवेश हो रहा है, हर जिले में उद्यमी आ रहे हैं। और कई लोग जो हमारे हैं, जो गुजरात में प्रवासी थे, जो मुंबई में प्रवासी थे, वो आकर के कह रहे हैं कि हम अपना बनाएंगे हॉस्पिटल, हम अपने बनाएंगे मिल। शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उद्योग अपने पाप आएगा, तो उसके बाद एक चीज मिलेगी, वो है रोजगार। सबसे जरूरी चीज है हमारे क्षेत्र में बच्चों को रोजगार दिलाना, और रोजगार आ जाएगा तो हम लोग के लिए खुशहाली छाएगी। पिछड़ापन भाइयों बहनों एक मानसिकता है, हम लोग के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया गया था कि आप लोग गरीब जिले के हैं, आपके ऊपर ठप्पा लग गया है पिछड़ेपन का। हर कड़ी, चाहे विश्वविद्यालय हो या रोडें बने या नया हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने, हर कदम माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जो लेते हैं, वो इस ठप्पे को मिटा रहा है, मानसिकता को बदल रहा है। एक बार ताली तो बता दीजिए, कितना मिल रहा है सबको। और जो मिल रहा है ये आप लोग का हक है। 70 साल से सरकारें आती थी, वो टुकड़े देती थी हम लोग को, आज हम लोग को अपना हक मिल रहा है यहाँ पे। अंत में मैं बस ये कहूंगा, धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो आपने आशीर्वाद इस क्षेत्र में बनाया है, बनाए रखें। और मैं जरूर आप लोग के समर्थन के साथ, आप लोग के सहयोग के साथ अगर सांसद बना तो बन करके आप समझ लें कि ऐसा बलरामपुर श्रावस्ती हमारा क्षेत्र ऐसा बनेगा कि पिछड़े शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। अपने बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। मंच पर आसीन हम सबके श्रद्धा के केंद्र, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने वाले प्रदेश के नेता, हम सबके परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री माननीय नितिन जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी जी, विधान परिषद के सदस्य और इस क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी साकेत जी, अवधेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित माताओं बहनों बंधुओं, सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक भूमि जहां पर महात्मा गौतम भगवान गौतम ने बुद्धा ने विचरण किया, जहां पर मां पाटेश्वरी जी का आशीर्वाद है, जहां पर लव कुश की जन्मस्थली है, ऐसे पावन क्षेत्र के आप जो जनता है यहां पर रहती है उसको नमन करना चाहता हूं। मित्रों, सांस्कृतिक धार्मिक इस धरा पर जो शिक्षा से वंचित थी, उस क्षेत्र में जो सांस्कृतिक धारा थी, पावन धारा थी, मां सरस्वती की धारा प्रवाहित करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से वंदन करना चाहता हूं।
मान्यवर भाइयों बहनों, संपूर्ण देश में भारत की चिंती और प्रगति की दृष्टि से जो नई शिक्षा नीति दी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऐसे अपने महान प्रधानमंत्री मोदी जी को इस क्षेत्र से अभिनंदन करना चाहता हूं। आप जनता जो यहां बैठी है, जिसके मन में भावनाओं के उद्गार है कि हम अपना आभार व्यक्त करें माननीय योगी जी को, आपके उस उद्गारों को यहां से मैं शब्द देना चाहता हूं और माननीय योगी जी का आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, ये आभार क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र था, वंचित क्षेत्र था। न जाने कितनी योजनाएं योगी जी के आने के बाद यह प्रारंभ हुई। उसी कड़ी में यह विश्वविद्यालय दिया जा रहा है और यह विश्वविद्यालय कोई मात्र विद्या का केंद्र नहीं है, यह वो केंद्र है जो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को निर्माण करेगा, देश का निर्माण करेगा, संस्कार देगा, एनईपी के अनुकूल यहां पर वातावरण देगा। मित्रों, 3 तरह के नेता होते हैं। एक राजनीतिक नेता होते हैं जो इलेक्शन टू इलेक्शन, यानी अपने अगले चुनाव तक की चिंता करते हैं कि हमें अगले चुनाव को जीतना है तो क्या छोटा मोटा काम करें। दूसरे राजनेता होते हैं जो अगले दशक तक का अपने चुनाव क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्र का विकास हो, यह चिंता करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। तीसरे राष्ट्र नेता होते हैं, नेशन बिल्डर्स। ये वो होते हैं जो आने वाली नस्लों को पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए काम करते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जैसे शताब्दियां लाभान्वित हो। ऐसे हमारे नेता योगी जी है जिन्होंने आपको यहाँ विश्वविद्यालय दिया। हमारा सौभाग्य है कि हमको उत्तर प्रदेश में राष्ट्र नेता मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं। माननीय योगी जी सिर्फ सीएम नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं है, ये भावी राष्ट्र के निर्माता है। माननीय योगी जी मात्र मुख्यमंत्री नहीं है, मानवीय संवेदनाओं से युक्त सफल और कुशल प्रशासक भी है। माननीय योगी जी मात्र सफल और कुशल प्रशासक ही नहीं है, एक दिव्यात्मा जिनके अंदर विराजती है, ऐसे हमारे नेता हैं माननीय योगी। हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला, हमको ऐसे शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला है जिससे प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। दोस्तों, यहां पर जो नागरिक बैठे हैं, जिनको यहां समय समय पर योगी जी का आशीर्वाद मिलता है, और यहां जो नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जो यहां पर दर्शन कर रहे हैं माननीय योगी जी रूपी दिव्यात्मा को, उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी। दोस्तों, रश्क मतलब ईर्ष्या। आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी दोस्तों, जब तुम कहोगे कि हमने योगी जी को देखा है। मात्र इनके दर्शन हुए हैं आपको, और आप आने वाली पीढ़ी को जब बताएंगे तो उनको आपसे ईर्ष्या होगी कि आप हैं जो योगी जी को देख चुके हैं। और हमसे सोचिए कि हम तो इनके साथ काम कर रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, योगी जी का आशीर्वाद है। यह मां पाटेश्वरी के भूमि पूजन का यह अवसर है।
कोई चुनावी प्रलोभन नहीं है। यह भाजपा का संकल्प पत्र में घोषणा थी कि हम प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय देंगे। यानी आप कल्पना कीजिए कि 18 में से 6 सरकारी मंडल ऐसे थे जहां पर विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय योगी जी ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा कैसे पहुंचे, इस संकल्प को पूरा किया। उनकी कार्यशैली में संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, संकल्प का विकल्प है तो उसको पूर्णता की ओर ले जाना है, यह उनकी कार्यशैली है। और उनकी कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश के पूरे परसेप्शन को बदला है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी नहीं है? पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था। अंतिम पायदान से उसकी गिनती होती थी। आज शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण के विषय हो, ऊर्जा का विषय हो, विकास का विषय हो, कितने विषय अगर ले सुबह से शाम हो जाएगी, कितना काम हुआ है माननीय योगी जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में। आज मैं शिक्षा की बात करूंगा सिर्फ क्योंकि शिक्षा का ये मंच है इस समय। मित्रों, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का हो नहीं सकता कि यदि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे तो हमको वोट दोगे। और इस प्रदेश में ऐसा हुआ। बंटवारा हो चुका था शिक्षा का, जर्जर हो चुकी थी, सड़ी गली हो चुकी थी। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जब थी उत्तर प्रदेश की हो चुकी थी, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश से आपने एजुकेशन ली है, हिराकत से देखा जाता था। तब योगी जी को इस प्रदेश की सत्ता मिली थी। योगी जी 01 में उस व्यवस्था को पटरी पर लाया गया और अब प्रत्येक मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय जो संकल्प था योगी जी का वो पूरा कर रहे हैं, खुलने जा रहा है। उसी कड़ी में आज आपके यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुंचे, इसके लिए पहली बार ऐसा हुआ कि 2 साल के अंदर 22 निजी विश्वविद्यालयों को LOI या LOP मिल चुके हैं। 22 में 10 में LOP मिल चुके हैं, आगे मिलने के यानी हर जगह से शिक्षा पहुंचे। आगे हमें मार्गदर्शन दिया है मोदी जी, योगी जी ने कि हर जिले में सरकारी विश्वविद्यालय बने। जो वंचित जिले हैं उनमें इंसेंटिव्स देगी सरकार, ऐसी कोई नीति बनाइए। यह शिक्षा के प्रति उनकी ललक है और जनता को शिक्षा कैसे मिले ये वो जानते हैं। और शिक्षा मानव जीवन में कितनी आवश्यकता है। पढ़ाई और दवाई, शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जहां विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है शिक्षा का, वही गुणवत्ता भी पिछले योगी जी के कार्यकाल में बढ़ी है। लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय UGC के ग्रेड 1 में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के 2 सरकारी विश्वविद्यालय। और उसका परिणाम है, पहले उत्तर प्रदेश का छात्र जो पढ़ना चाहता था दूसरे प्रदेशों में या विदेशों में जाता था। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ सालों पहले तक मात्र 80 विदेशी छात्र पढ़ने आते थे, आज 800 से ऊपर छात्र पढ़ने आते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। ये योगी जी की कृपा है, इनका मार्गदर्शन है, इनका दिशा निर्देशन है। 740 करोड़ रुपया यहाँ की शिक्षा की उन्नति को देखते हुए माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। ये विश्वविद्यालय सीधा विश्वविद्यालय को दिया है जिससे वो अपना विकास कर सके, अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सके, आम व्यक्ति को शिक्षा मिले। पूरे देश में सबसे बड़ी धनराशि उत्तर प्रदेश को इसलिए दी गई क्योंकि योगी जी हैं, ये मोदी जी भी जानते हैं। मित्रों,
शिक्षा की इस उन्नत होती श्रृंखला में आपके यहाँ पर सौगात देने, भूमि पूजन करने हमारे नेता, हमारे आदरणीय श्रद्धेय योगी जी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, एनईपी लागू होगी। शिक्षक एनईपी का मूल बिंदु क्या है? शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। आज ये पूरा क्षेत्र इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां जुड़ेंगी। यहां बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, गोंडा, ये सब लोग प्रभावित होंगे। यहाँ के लोगों को अब बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। स्थिति वो बनेगी कि बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। ये होगा। मित्रों, शिक्षा का विकास और विस्तार के लिए आज योगी जी ने हमारे क्षेत्र, आपके क्षेत्र को समय दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास के शिखर पर नए और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की हर व्यक्ति को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों से लाभार्थियों को लाभ वितरित करें। सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी श्री राम अछेबर जी कृपया पधारें और आवास की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको सौंपी जा रही है। श्री शशांक केसरवानी जी उद्यान विभाग की ओर से 9,80,000 का चेक। आप सभी अपनी जोरदार तालियां शुभकामनाओं स्वरूप यहाँ भेजें। श्री शशांक केसरवानी जी, श्री अरुण देव आर्य जी PMF एमई की तरफ से 38 लाख का चेक। श्रीमती शक्ति मिश्रा और शुभी मोदनवाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से ये चेक 4,76,97,500 रुपए का। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। श्री सूरज कुमार शुक्ला जी निदेशक कृषक उत्पादक संगठन, आपको ट्रैक्टर की चाबी दी जा रही है माननीय जी की ओर से। आप अपनी तालियां आनंद बजाते रहें। श्रीमती सरला देवी NRLF की ओर से आपको ये चेक। श्रीमती ममता मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ओर से आपको ये चाबी। श्री शिव शंकर जी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए का चेक। और श्री सूर्य प्रकाश जी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ये चेक आपको। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी चाहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनपद को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं। सर्वप्रथम मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय जी द्वारा किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया बटन दबाकर मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास अपने शुभ कदमों से करें। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर इन अभूतपूर्व क्षणों की शोभा को बढ़ाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद और आभार ज्ञापित करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। बलरामपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय जी द्वारा किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन 1488 करोड़ की लागत की 466 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास मंच में बाईं ओर शिलापट्टों से
किया गया है। नए भारत का नया और विकसित उत्तर प्रदेश, इस संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के विकास को समर्पित आपकी निरंतर सक्रियता और सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबको नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी आपके आशीर्वचनों के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही बलरामपुर और श्रावस्ती की लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, स्थानीय विधायक श्री पलटूराम जी, कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, राम फेरन पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक शैलेश सिंह सेलो जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष बलरामपुर श्री प्रदीप सिंह जी, श्रावस्ती के अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, शक्तिपीठ देवीपाटन के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, भारी संख्या में आज मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए आज यहां पर उपस्थित बलरामपुर और श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी सुबह आप सब अपना काम धाम छोड़ करके विकास की इन परियोजनाओं के लिए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा
सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेल देव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी। और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। और इसी धरती का महत्व है। सरदार अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिभा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी। और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण खरगिज नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों भाइयों, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है और गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था। वह स्वर था विकसित भारत का। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार आवश्यक है। विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती
को भी विकसित बनाना पड़ेगा। कोई सोचता था बहराइच में मेडिकल कॉलेज होगा, आज बहराइच में मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज होगा, आज गोंडा में उनका अपना मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो चुका है। और आज जो हम लोग इस बलरामपुर में उद्घाटन किए 350 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल का, जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में, आज हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। कोई सोचता था इस श्रावस्ती में एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट भी प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम फेरन पांडे हमारे विधायक हैं, ये उससे 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। देखो ना, लगते सीधे हैं लेकिन हवाई जहाज की यात्रा, श्रावस्ती से सीधे बैठ करके लखनऊ, लेकिन वे अकेले नहीं गए, कार्यकर्ताओं को लेकर के गए। बहनों भाइयों, और आपको विश्वविद्यालय भी मिल गया है, बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी, आज साकार हो चुकी है। बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है, आपका एक नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज 2 बन चुके हैं, तीसरा का उद्घाटन हो रहा है, और एक विश्वविद्यालय भी, एक एयरपोर्ट भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, आज वह परियोजना को भी गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसका भी लोकार्पण कर दिया। सारा लाभ इस कमिश्नरी को प्राप्त हो रहा है। यहां पे फ्लाईओवर बलरामपुर का फुलवरिया बाईपास हो, चाहे वह बलरामपुर का रिंग रोड हो, इन सब कार्यों को तो पूरा, इन सबको स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर भी एक से एक बन रहे हैं, लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज से 7 वर्ष पहले जब मैं यहां आता था तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज 45 मिनट में, एक दिन में गोंडा की मीटिंग करके और बाई रोड चला, मात्र 45 मिनट में मैं देवीपाटन मंदिर में पहुंच चुका था। बहनों भाइयों, यह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। सरकार जब शुद्ध नियत से काम करती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। स्पीड ही विकास को आगे बढ़ाता है, हर चेहरे पर खुशहाली लाता है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीबों को मिलता है। यहाँ पे राशन की सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिलता है? राशन, सरकार का फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है ना? क्या ये पिछली सरकारों में मिलता था क्या? क्या सपा, बसपा, कांग्रेस ये फ्री में राशन देते क्या? आयुष्मान भारत का कार्ड क्या ये लोग दे पाते क्या? और गरीब को मकान क्या ये लोग दे पाते? आज तो भाइयों बहनों, जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मैं पहले जब 17 में मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया था, 17 में बाढ़ आई थी, मार्च में मैं मुख्यमंत्री बना और जुलाई में बाढ़ आई थी। तो उस समय जिला मुख्यालय श्रावस्ती भी, बलरामपुर भी सारा पानी से लबालब भरा हुआ था। हम लोगों ने बाढ़ बचाव के कार्य समय से पूरे किए। 17 के बाद यहाँ पे जिला मुख्यालयों में पानी नहीं आया। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता हम लोगों ने निकाला। नदी को ड्रेसिंग किया, लोगों के बचाव के उपाय किए, हर पीड़ित को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। आज समस्या का समाधान हुआ। सबसे खराब सड़कें इस कमिश्नरी की हुआ करती थी, क्या गोंडा, क्या बहराइच,
क्या श्रावस्ती, क्या बलरामपुर, आज सबसे अच्छी सड़कों में से इस कमिश्नरी में भी अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, अन्य संस्थाओं का यहां पर गठन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। अगले इसी माह 24, 25, 26 में होली का पर्व पड़ रहा है। होली के पूर्व अपने लोगों को कुछ तो उपहार दिया जाता है और हम लोग तो भविष्य बनाने का उपहार दे पाएंगे। ये भविष्य बनाने का उपहार है, आने वाली पीढ़ियां बनेंगी, कई पीढ़ियों का भविष्य बनने वाला है। हमारे विश्वविद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रम तो चलेंगे ही, रोजगार परक पाठ्यक्रम भी हम देंगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के पाठ्यक्रम होंगे, जहां पर कोई व्यक्ति तत्काल स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगा और रोजगार प्राप्त करेगा। और बच्चों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अभ्युदय कोचिंग हर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करवाया जाएगा। हमारा बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच का छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के नए सोपान स्थापित करेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ करके वह भी इस जनपद के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। ये सभी विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम। और बहनों भाइयों, यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, विकास अब दिल्ली के लिए ही नहीं, यहां के गांव के लिए भी होगा। एक गांव से निकला हुआ विकास, हमारा गांव जब आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका जब आत्मनिर्भर होगी, तो आत्मनिर्भरता विकास की नई ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाने में योगदान देगा। और आज उसी का परिणाम है। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? ये वोट की कीमत है बहनों भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलीला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती बढ़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है। आपने देखा होगा 1 सप्ताह पहले जो आंकड़े आए थे, अकेले अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया है। पूरे देश से लोग आए थे दर्शन करने के लिए। आप सोचो, पहले लोग क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिता भी पर नहीं मार सकता, और अब 1 करोड़ लोग मात्र 1.5 महीने में वहां दर्शन करके चले गए। अभी भी कल भी मैं अयोध्या था, 1.5 लाख लोग प्रतिदिन वहां आ रहे हैं, 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। एक नव्य अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही नव्य अयोध्या के साथ हमें बलरामपुर को जोड़ना है, श्रावस्ती को जोड़ना है। श्रावस्ती तो भगवान राम के पुत्र के नाम पर बनी है। भगवान राम के पुत्र महाराज लव ने श्रावस्ती बसाई थी। बाद में महात्मा बुद्ध से इसका संबंध जुड़ा, जैन तीर्थंकरों के साथ संबंध जुड़ा, महाराज स्वयंदेव के साथ संबंध जुड़ा, ये परंपरा आगे बढ़ती गई और आज का हमारा श्रावस्ती एक बार फिर से अब आकांक्षात्मक जनपदों से बलरामपुर और श्रावस्ती उभरेंगे, विकास की नई बुलंदियों को छू करके आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं बलरामपुर और श्रावस्ती वासियों को हृदय से बधाई देता हूं।
होली के पहले आपको उपहार है। और बहनों भाइयों, ये उपहार हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि देश को यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। मोदी जी ने देश की तकदीर को बदल करके रख दिया है। बिगड़ी हुई तस्वीर को दुनिया के सामने सिरमौर के रूप में स्थापित कर दिया है। आज एक नए भारत का हम दर्शन कर पा रहे हैं और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब पूरे देश से एक आवाज उठ रही है, एक ही आवाज है 2024 के लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरा कार्यकाल 3 वर्ष के अंदर मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाले हैं। हमारा देश विकसित होगा, बिना भेदभाव के हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर प्रकार की व्यवस्थाएं उसके साथ जुड़ेंगी। और इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पूरे देश से मोदी जी के इस करिश्माई व्यक्तित्व के लिए ही आवाज आ रही है। 2024 की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। 24 की आवाज होनी चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? मोदी जी के लिए 2024 के लिए फिर से लोग सहमत है ना? कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, देश के लिए फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ हमें जुड़ना है। आप सभी सहमत है ना? आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के लिए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, उसके 300-350 बेड के हॉस्पिटल के लोकार्पण के लिए 2000 करोड़ रुपए की इन परियोजना